शुभ संध्या भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में समास को पढ़ेंगे और समास के कुछ ट्रिक को जानेंगे, जिससे हम सीबीएसई 10th बोर्ड में आने वाले सारे समासों को बहुत ही आसानी से हल कर ले और हमारे पूरे में पूरे मार्क्स आ सकें। अगर इसमें जो ट्रिक बताए गए हैं, समास के जो ट्रिक समझाए गए हैं, अगर आप उसे फॉलो करें, उसे ध्यान से सुने, तो आप निश्चित रूप से सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में समास के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करके आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सीबीएसई 10th बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जो जो समास हमें पढ़ने हैं, वो सारे समास आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लें, पूरा वीडियो देख लें, तो आप निश्चित रूप से समास बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए पहले जानते हैं कि कौन कौन से समास हम लोगों को पढ़ने हैं। वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कुछ उपसर्गों को, कुछ अव्ययों को हम लोगों को पढ़ना है, जो आगे आपको बताए जाएंगे जब अव्ययी भाव समास समझाया जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इसका संस्कृत में डेफिनेशन पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से समास हम लोगों को पढ़ने हैं। तत्पुरुष समास पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है, और द्वंद्व समास पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। अब हम लोग इन तीनों समास को एक एक करके अच्छे से सीखेंगे, ताकि हमें बोर्ड के प्रश्नों को हल करने में, समास के प्रश्नों को हल करने में जरा सी भी परेशानी न हो। चलिए अब अव्ययी भाव समास को देखते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में का डिफिनीशन होता है संस्कृत में पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें हम लोगों को जो उपसर्ग पढ़ने हैं वह है उप, प्रति, निर, निश, यथा, अनु, सह। ये सारे हम लोगों को अव्यय पढ़ने हैं। तो इसका पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है, और सारे पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके इन अव्ययों के बारे में जानते हैं और उनको सीखते हैं। जो अव्यय है वह है उप। उप का अर्थ समीपम होता है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो देखिए, जैसे उप का अर्थ समीपम है, तो समीपम बाद में लिख दिए तो बच क्या गया, ग्रामम। तो ग्रामम में षष्ठी लगाएंगे तो ग्रामम का षष्ठी में ग्रामस्य होता है, तो इसलिए इसका विग्रह हो गया ग्रामस्य समीपम। वैसे ही उपनगरम बनाएंगे तो उप का अर्थ हमने लिख दिया समीपम, तो बच गया नगरम। तो नगर का षष्ठी में नगरस्य होता है, इसलिए नगरस्य समीपम हो जाएगा। उपासनम है तो उपासनम का संधि विच्छेद करेंगे तो उप जोड़ आसनम हो जाएगा। तो उप का अर्थ हमने समीपम लिख दिया और आसन में षष्ठी लगाएंगे तो आसनस्य समीपम होगा। इसी तरह उप लगे हुए शब्दों का, सारे शब्दों का ऐसे ही विग्रह करेंगे। जैसे उपग्रहम हो गया तो ग्रहस्य समीपम, उपवनम हो गया तो वनस्य समीपम। इस तरह इसका विग्रह होगा। आइए अब हम लोग बाद में इसका अभ्यास भी करेंगे। समास के जब प्रश्नों को हल करेंगे, दिखाए जाएंगे कि कैसे आप इन ट्रिकों पे आप आसानी से समास के प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं, तो उसमें इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। अभी हम लोग दूसरा अव्यय पढ़ते हैं। यह है प्रति। प्रति का अर्थ हिंदी में की ओर होता है और इसके योग में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। प्रति एक उपसर्ग है, अव्यय है, और पहला पद प्रधान कैसे है ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिदिनम हमने कह दिया, तो कहेंगे किसी को कि दिन को आ जाना, तो वो पूछेगा ना कि किस दिन आना है, कब आना है, किस दिन को आना है। अगर प्रतिदिनम कह दिए तो ये स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि रोज़ रोज़ आना है। तो इस तरह ये पहला पद प्रधान होता है, तो ये पता चल रहा है कि अव्ययी भाव समास है। उप में भी ऐसे ही था कि उपग्रामम था, तो गांव खाली कहेंगे कि गांव, तो कोई नहीं समझ रहा है कि गांव का के बारे में क्या कह रहा है। और उपग्राम कह दिए तो गांव के समीप आना है, ये बात कह रहा है। इस तरह से पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में पहचानने के लिए। अब प्रति के अर्थ में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। प्रति एक उपपद विभक्ति में आता है, तो वहाँ भी प्रति में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, लेकिन समास में प्रति में द्वितीय और सप्तमी दोनों लगाई जाती है।
तो प्रति का को हम लोग प्रति ही लिखेंगे। और इसका एक शर्त होता है कि इसमें वर्डों को दोहराया जाता है। कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी वर्ड दोहराना। तो प्रतिवचनम का हम लोग द्वितीया में अगर बनाए तो वचनम वचनम प्रति होगा। क्या कि बालकम होता है द्वितीया में, फलम होता है द्वितीया में, लताम होता है द्वितीया में, तो वैसे ही वचनम का द्वितीया में वचनम ही होगा, तो वचनम वचनम प्रति होगा। और सप्तमी में बनाएंगे तो वचने वचने इति या वचने वचने प्रति दोनों बना सकते हैं। किसी में प्रति और इति से कोई बात नहीं है, प्रति और इति किसी में भी लगे रहते हैं, बस आप द्वितीया और सप्तमी का ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्षम है तो वर्षम वर्षम प्रति या वर्षे वर्षे इति, ऐसे ही प्रति लगे हुए जितने भी वर्ड रहेंगे उनको हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही हल करेंगे। जैसे प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति दिने दिने इति। प्रत्याहारम है तो आहारम आहारम प्रति आहारे आहारे इति। अब हम लोग दूसरा अव्यय जानते हैं। जो अव्यय है वह है श या स। तो स का मतलब सहितम या सह होता है। आप एक सूत्र भी पढ़े होंगे, सह साकम शादम समम योगे तृतीया या सहार्थे तृतीया। शाह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसीलिए श के युग में स का अर्थ सहितम या श होगा, तो इसके युग में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो जैसे सव्यंगम वर्ड है तो स का अर्थ तो हमने सहितम लिख दिया, तो अब बच गया व्यंगम। तो व्यंगम का तृतीया में व्यंगेन होता है, चूँकि बालकः का बालकेन होता है, कह का केन होता है, तो व्यंगम का व्यंगेन, फलम का फलेन, वैसे व्यंगम का व्यंगेन सहितम। क्रोधम है तो क्रोधेन सहितम या क्रोधेन सह दोनों बना सकते हैं। शानुजम है तो शानुजम का संधि विच्छेद स जोड़ अनुजम, तो श का हमने लिख दिया सह या सहितम, और अनुजम में तृतीय लगाएंगे तो अनुजेन सह हो जाएगा। स रामम रहेगा तो रामेन सह हो जाएगा। साग्रहम होगा तो विग्रह करेंगे तो स जोड़ आग्रहम होगा तो आग्रहेन सह या आग्रहेन सहितम हो जाएगा। अब अगला अव्यय हम लोग देखते हैं। श लगे हुए सारे पदों को ऐसे ही बनाएंगे। अगला जो अव्यय है वह है अनु। अनु का अर्थ पश्चात और योग्यम होता है, और इसके योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो जिसमें गुण, जिसका अर्थ, जिस शब्द का अर्थ गुण या विशेषता होता हो, या कोई गुण के बारे में बताया जा रहा हो या विशेषता बताई जा रही हो, तो वहाँ पे हम योग्यम लगाएंगे, और सिंपल शब्दों में हम लोग पश्चात लगाएंगे। जैसे अनुगुणम है तो गुण क्या है, विशेषता है, टैलेंट है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो इसमें भी षष्ठी लगाई जाती है। तो अनु का अर्थ हमने योग्यम लिख दिया और गुण में षष्ठी लगाए तो गुणस्य हो गया, तो गुणस्य योग्यम, इसका विग्रह हो जाएगा। अनुमृगम, तो मृगम कोई विशेषता नहीं है, मृग तो जानवर का, हिरण को कहा जाता है, तो मृग का षष्ठी में मृगस्य होगा, और इसके युग में हम लोग पश्चात लगा देंगे क्योंकि इसका अर्थ कोई विशेषता के अर्थ में नहीं आता है। अब जैसे अनुरामम है तो रामस्य पश्चात इसका बना सकते हैं क्योंकि राम आदमी का नाम है। फिर अनुरूपम है तो रूप क्या है, विशेषता है, रूप मतलब सुंदरता होती है, रूप विशेषता है, तो इसके अर्थ में योग्यम लगा देंगे, इसका विग्रह में योग्यम लगा देंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा रूपस्य योग्यम। आइए ऐसे ही अनु लगे हुए शब्दों का हम विग्रह कर सकते हैं, जिसमें टैलेंट होगा उसमें योग्यम, और जो ऐसे शब्द रहेंगे उसमें पश्चात। आइए अब हम लोग अगला जो अव्यय हम लोगों को पढ़ना है वो जानते हैं। अगला जो अव्यय है वह है हमारा नीर और निश। नीर और निश का अर्थ अभाव होता है, और इसके योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे निष्कार्यम है तो षष्ठी बहुवचन भी इसमें लगाए जाते हैं, तो इसका हम बना सकते हैं कार्यानाम अभाव। निर्जनम का बना सकते हैं जनानाम अभाव, इसमें षष्ठी एक वचन भी कभी कभी लगता है। जैसे निर्धनम है तो उसका बना सकते हैं धनस्य अभाव। निर्मलम है तो मलस्य अभाव या मलानाम अभाव, ऐसे करके इसको हम बना सकते हैं। इसमें भी षष्ठी विभक्ति ही लगाई जाती है। कभी कभी वाक्य में ध्यान देना है, वाक्य में ही समास पूछता है सीबीएसई बोर्ड में या 10th के पेपर में, तो वहाँ पे वाक्य में दिया रहता है, तो वाक्य अगर एक व्यक्ति के लिए आ रहा है तो उसमें हम लोग षष्ठी एक वचन लगा देंगे, और बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा तो उसमें हम बहुवचन लगा देंगे। अब अगला जो अव्यय हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो अव्यय है वह है यथा। यथा के बारे में हम लोग जानते हैं। यथा का अर्थ अनतिक्रम्य होता है संस्कृत में, और उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यथा शक्तिम है तो शक्तिम का द्वितीय में शक्तिम ही होगा, फलम का द्वितीय में फलम ही होता है, बालका का बालकम होता है, लता का लताम होता है। उसी तरह हम लोग विग्रह कर देंगे। जैसे यथा शक्तिम है तो यथा का तो अंतिक्रम में लगा दिया, शक्तिम का शक्तिम द्वितीय में तो शक्तिम ही होता है। यथा संभवम है तो संभवम अंतिक्रम्य, यथेष्टम है तो इष्टम अंतिक्रम्य, यथेक्षाम होगा तो इच्छाम अनतिक्रम्य बना देंगे।
यथा योग्यम होगा तो योग्यम अनतिक्रम्य बना देंगे। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है और इसमें अंतिक्रम्य लगा करके विग्रह करते हैं। यथा लगे हुए जितने भी वर्ड होंगे उसका विग्रह हम ऐसे ही करेंगे। यथोपकार तो क्या बना सकते हैं, उपकार का द्वितीय में उपकारम, तो उपकारम अनतिक्रम्य। आइए अब हम लोग अगला समास देखते हैं। समास जानते हैं। तत्पुरुष समास का संस्कृत में डिफिनेशन होता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, यानी जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यथा है, जैसे इसका देखते हैं कि मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो जैसे राजपुरुष है तो हम लोग अर्थ क्या समझे इसका, सबसे पहले इसका अर्थ लगाएंगे और उसमें जो विभक्ति आएगी उसी को हम लोग संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, तो हमारा समास बन जाएगा। केवल अंतिम पद प्रधान कैसे, ये पहले जानिए। जैसे राजपुरुष है तो राजा के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, उसका पुरुष कौन है, उसका व्यक्ति कौन है, मतलब उसके राज दरबार में कौन काम करता है, कौन पुरुष काम करता है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि राजपुत्रम कह दिए तो राजा की बात नहीं हो रही है, उसके पुत्र की बात हो रही है। राजभवनम कह दिए तो राजा की बात नहीं हो रही है, राजा के महल की बात हो रही है। तो इस तरह अंतिम पद प्रधान है। अब इसमें हम लोग जब बना रहे हैं इसको तो राजा का पुरुष आ रहा है तो राजा का षष्ठी में रूप चलता है तो राज्ञ होता है, इसलिए हम लोग इसका बना देंगे राज्ञ पुरुषः। राजा लगे हुए जो भी शब्द होंगे, जैसे राजभवनम है तो राज्ञ भवनम बना सकते हैं, क्योंकि उसका भी अर्थ का ही लगा के विग्रह करेंगे। राजा का भवन तो राजा का षष्ठी में राज्ञ होता है। जैसे राज सिंहासनम हो गया तो राज्ञ सिंहासनम उसका बना देंगे, वो भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति हो गया तो हम लोग अर्थ क्या लगाए, राष्ट्र का मालिक, राष्ट्र का पति, तो राष्ट्र का षष्ठी में राष्ट्रस्य होगा, इसलिए राष्ट्रस्य पति उसका बन जाएगा। और जो विभक्ति लगाएंगे वही तत्पुरुष हो जाएगा, इसी को तो विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। जो विभक्ति लगाए वही बता दे कि वही तत्पुरुष है। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे गंगा तट है तो इसका अर्थ हमने लगाया गंगा के तट पर, तो गंगा तो स्त्रीलिंग है तो गंगा का षष्ठी में का षष्ठी में कश्या होता है, तो गंगा का षष्ठी में गंगाया हो गया। तो इस तरह इसका विग्रह करेंगे तो होगा गंगाया तटे, और ये षष्ठी तत्पुरुष होगा, स्त्रीलिंग रहेगा। जैसे कि मान लीजिए विद्यालयम है तो विद्या का आलय, तो विद्या तो स्त्रीलिंग होती है तो विद्याया आलय उसका बन जाएगा और वो भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। उद्यम समम है तो समम शह साकम सार्धम समम योग्य तृतीया, ये तो सूत्र में है। तो शह साकम सार्धम समम जहाँ भी रहता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगाते हैं, इसलिए उद्यमेन सम हो गया और ये तृतीया तत्पुरुष हो गया। कूपपतितः जो है तो कूप माने कुआं, पत्ता मतलब गिरा हुआ, तो अर्थ क्या लगाएंगे, कुएं में गिरा हुआ। तो कुएं में, तो में किसका चिन्ह है, सप्तमी का, अधिकरण कारक का चिन्ह में पै पर होता है। तो कूपे पतितः इसका विग्रह हो गया और सप्तमी विभक्ति लगा है इसलिए सप्तमी तत्पुरुष हो गया। जैसे वृक्ष पतितः है तो वृक्ष पतितः का अर्थ हम लोग क्या समझे, वृक्ष से गिरा हुआ, तो वृक्ष से अलग हो रहा है तो पंचमी लगाएंगे। अलग होने के अर्थ में अगर से चिन्ह रहता है तो हम लोग पंचमी लगाते हैं, पदान कारक से अलगाव का, तो उसका बना देंगे वृक्षात पतितः और वो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरह तत्पुरुष समास बनाते हैं, पहले अर्थ लगाएं हिंदी में, फिर उसका जो भी चिन्ह आता है उसके हिसाब से विग्रह कर दें और जो विभक्ति लगाते हैं वही तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास है वह है इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व समास का सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं। द्विपद प्रधानो द्वंद्व या सर्वपद प्रधानो द्वंद्व, जिस समास का दोनों पद या सभी पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसको बनाना कैसे ये पहले सीखते हैं। जैसे माता पितरौ है तो पितरौ में प्रथमा द्विवचन लगा हुआ है, तो प्रथमा द्विवचन, जैसे द्विवचन माने दो आदमी, अगर दोनों आदमी को अलग अलग किया जाए तो कितने आदमी हो जाएंगे, एक एक आदमी, तो एक वचन में बना देंगे। तो एक वचन में बनाएंगे तो पिता का एक वचन में पिता ही होता है, द्विवचन में पितरौ होता है, माता का भी द्विवचन में मातरौ होता है और एक वचन में माता होता है। तो दोनों को छ लगा के विग्रह करेंगे और इसका अर्थ होगा माता और पिता, तो इसका विग्रह करेंगे तो माता च पिता च। पितरौ का भी बनाते हैं तो माता च पिता च ही बनाते हैं। जैसे इसमें द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले विभक्ति पहचान लेनी है किस विभक्ति में है और उसके एक वचन में बना देना है। जैसे पिक का कयो है तो पिक का कयो बाल कयो,
या कयुः किस विभक्ति में आता है? षष्ठी द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में। तो षष्ठी में इसका विग्रह करेंगे तो षष्ठी एक वचन में करेंगे। तो कस्य कयुः केशाम होता है, तो कस्य हो गया एक वचन में, कयुः हो गया द्विवचन में और केशाम हो गया बहुवचन में। तो अभी हम लोग द्विवचन में इसको देख रहे हैं। पिक काकयुः जो है द्विवचन में, चूँकि दो आदमी यहाँ पे हैं, एक कोयल है एक कौवा है। तो दो आदमी को रहेगा, दो पक्षी हैं, तो अगर उनको अलग करेंगे तो एक एक पक्षी हो जाएंगे, तो एक वचन में बनाएंगे। तो ये षष्ठी द्विवचन में, तो षष्ठी एक वचन में क्या होगा? कश्य। तो पिक का क्या हो जाएगा? पिकश्य, और काक का क्या हो जाएगा? कश्य, काकश्य। तो पिकश्य च काकश्य च इसका विग्रह हो जाएगा। वैसे ही सप्तमी में बनाए तो होगा पिके च काके च। तो सप्तमी में इसका बनाएंगे तो पिके च काके च हो जाएगा, और प्रथमा में बनाए तो तयोः लगाना होगा। पिकः च काकः च तयोः। युः कयोः है तो तयोः लगा देंगे, तो दोनों का बोध हो जाएगा षष्ठी द्विवचन में, क्योंकि षष्ठी द्विवचन में तो तयोः होता ही है पुल्लिंग में। तस्य तयोः तेषां, तो वैसे तयोः लगा देंगे। अब बहुवचन में रहेगा तो दोनों को बहुवचन में बना देंगे। क्यों? क्योंकि बहुवचन की संख्या निर्धारित नहीं होती है कि 3 है कि 100 है कि 200 है, इसीलिए इसको दोनों में बहुवचन बना देंगे। व्याघ्रः च चित्रकाः च। फल पुष्पाणि तो फलानि च पुष्पाणि च। हम लोग अभ्यास करते हैं, समास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रतिमासम। तो प्रतिमासम में प्रति के योग में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें किस में द्वितीय विभक्ति लगा है? क जो ऑप्शन है उसमें मासम मासम इति दिया है, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ख में तो मासेन मासेन दिया है, वो तृतीया में होता है, और मासाय मासाय चतुर्थी में होता है। मासे मासस्य तो गलत ही है। अगला है मृगस्य पश्चात। तो पश्चात का किसका अर्थ होता है? अनु का होता है, तो इसमें हमारा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनु मृगम इसका अर्थ हो जाएगा। माता च पिता च का हम लोग अगर जोड़ें तो माता पितरऊ होगा, ये इतरेतर द्वंद्व में आएगा। के प्रश्न समास में आएंगे जो अभी आपको पढ़ाए गए हैं, अगर उससे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप कमेंट करें कि यह वीडियो आप कैसा लगा आपको, और इससे कितनी आपको सहायता मिली।